जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। समिति द्वारा जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट तथा 2 वर्षों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। जिस तरह भाजपा की केंद्र सरकार गैर भाजपाई शासित राज्यों की स्वायत्तता को राज्यपाल के माध्यम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच तमिलनाडु सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिलने के बाद एक पढ़े लिखे राज्य से इसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में संविधान के प्रावधानों, कानूनों और नीतियों की समीक्षा करने और राज्यों की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत करने के लिए उचित कदमों की सिफारिश करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की। विधानसभा के नियम 110 के तहत सुअ मोटो अनाउंसमेंट करते हुए श्री स्टालिन ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ करेंगे। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष M रंगनाथन समिति के सदस्य होंगे। उच्च स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों, नियमों और नीतियों की समीक्षा करना, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए विषयों को पुनः स्थापित करने के तरीकों की सिफारिश करना, राज्यों के लिए प्रशासनिक चुनौतियों पर काबू पाने के उपायों का प्रस्ताव करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को समझौता किए बिना राज्यों के लिए अधिकतम स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सुधार सुझाना तथा वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटनाक्रमों के आलोक में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा गठित राजमन्नार समिति और उसके बाद के आयोगों की सिफारिशों पर विचार करना शामिल है। कई विषयों को केंद्र सरकार राज्य सरकार के स्वायत्तता को कम करने के लिए अक्सर समवर्ती सूची में डाल देती है। ऐसा करने पर जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों पर विवाद होगा, उस स्थिति में केंद्र सरकार की नीति काम करती है। यह जानबूझकर केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए प्रयास करती है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए श्री स्टालिन ने कहा कि ऐसे देश में जहां लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न जातीय समूहों से जुड़े हैं, विभिन्न संस्कृतियों का पालन करते हैं, संविधान लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, बहुत सी भिन्नताओं के बावजूद हम सभी सद्भाव में रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हमारे संविधान निर्माताओं ने संघवाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए एकात्मक राज्य के रूप में नहीं बल्कि राज्यों के संघ के रूप में हमारे देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को आकार दिया। हालांकि आज राज्यों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से बुनियादी अधिकारों के लिए भी लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए हर राज्य को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तमिलनाडु लगातार राज्य की स्वायत्तता की मांग करता रहा है। ऐसे समय में जब भारत में किसी अन्य राज्य ने राज्य स्वायत्तता पर पहल नहीं की, यह M करुणानिधि ही थे जिन्होंने 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए न्यायमूर्ति P.V. राजमन्नार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। 1971 में राजमन्नार समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16 अप्रैल 1974 को तमिलनाडु विधानसभा ने उस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को अपनाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारी आयोग और उसके बाद 2004 में पूंजी आयोग का गठन किया ताकि केंद्र राज्य संबंधों की और जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि इन आयोगों की बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार स्वास्थ्य, कानून और वित्त जैसे राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा रही है। नीट के संबंध में M.K. स्टालिन का कहना है कि एक समान शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर केंद्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा के रूप में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लागू किया, जो तमिलनाडु सरकार की शैक्षणिक नीतियों को दरकिनार कर रहा है, जो हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, जो मतलब तमिलनाडु की शिक्षा नीति।
उन्होंने कहा कि इस नीट से केवल कुछ चुनिंदा छात्रों को ही लाभ मिलता है और कोचिंग सेंटरों को बढ़ावा मिलता है। इससे ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को नुकसान होता है। इसने कई उम्मीदवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। एक सदी से भी अधिक समय से तमिलनाडु ने कुछ बेहतरीन डॉक्टर दिए हैं। राज्य के शीर्ष स्तरीय चिकित्सा संस्थान पूरे भारत और यहाँ तक कि विदेशों से भी मरीजों को आकर्षित कर रहे हैं। इस विधानसभा द्वारा तमिलनाडु को नीट से छूट देने के लिए एक विधेयक पारित करने के बावजूद इसे मंजूरी नहीं दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषी नीति थोपने का प्रयास कर रही है, जो अप्रत्यक्ष रूप से तमिलनाडु के छात्रों पर हिंदी थोपती है। चूँकि छात्रों के कल्याण को प्राथमिकता देने वाली द्रविड़ मॉडल सरकार ने इस नीति को अस्वीकार कर दिया है, इसीलिए केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगभग 2,500 करोड़ रुपए की धनराशि रोक दी है, जिससे हमारे छात्रों के हितों के साथ विश्वासघात हुआ है। यहाँ तक कि संसदीय स्थायी समिति ने भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल को धन जारी करने से केंद्र सरकार के इनकार पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की है। अब यह जरूरी है कि शिक्षा को राज्य सूची में वापस ले आया जाए, ताकि प्रत्येक राज्य की भाषा, संस्कृति और पहचान की विशिष्टता की रक्षा की जा सके। यह एक तरह से लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति को हिंदुत्व के रडार पर ले जाने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसे देश के हर नागरिक को विरोध करना चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता पर उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तमिलनाडु को कर हस्तांतरण का हिस्सा अनुपातहीन रूप से कम है। जब वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पेश किया गया था तो तमिलनाडु आपत्ति जताने वाले कुछ राज्यों में से एक था। फिर भी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। जीएसटी के कार्यान्वयन से तमिलनाडु जैसे विनिर्माण केंद्रों को राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ है और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता खत्म हो गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और संघ के राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता होने के बावजूद तमिलनाडु को अपने योगदान के प्रत्येक रुपए के लिए केवल 29 पैसे मिलते हैं, जो बहुत ही अनुचित है। इसे हम सभी को समझना पड़ेगा कि किस तरह जीएसटी के नाम पर केंद्र सरकार हमारे उपयोग की प्रत्येक चीज़ों पर टैक्स लगाकर उगाही करती है, लेकिन जब कल्याणकारी योजनाओं को राज्य सरकार लागू करना चाहती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य को अपने हिस्से का पैसा भी नहीं देती। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए ऐसे माफ नहीं किए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि संघ और राज्य दोनों ही संविधान द्वारा बनाए गए हैं। दोनों को संविधान से ही अपने अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी अपने क्षेत्र में दूसरे के अधीन नहीं है और एक का अधिकार दूसरे के अधिकार के साथ समन्वित है। डिलिमिटेशन पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि अब राज्य को परिसीमन के नाम पर दंडित किया जा रहा है। 2026 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आगामी परिसीमन से तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम हो सकता है। बच्चे दो ही अच्छे और नसबंदी जैसे कार्यक्रमों को सक्रियता से लागू करने वाले राज्यों में तमिलनाडु भी आता है। दक्षिण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत की तुलना में, जहां जनसंख्या को सीमित करने के किसी भी कार्यक्रम को सक्रियता से जानबूझकर हिंदू सरकारों द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया, से काफ़ी कम है। वैसे में जब देश में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो ऐसे हालात में दक्षिण भारत का अनुपात उत्तर भारत से कम होगा, यानी प्रतिनिधित्व कम होगा। परिसीमन होने की स्थिति में आदिवासी सीटों की भी वही स्थिति होने जा रही है। हम सबको पता है कि नसबंदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग आदिवासियों पर ही किया गया है। स्टॉलिन का कहना है कि जब भी केंद्र सरकार संघीय सिद्धांतों के खिलाफ काम करती है, तमिलनाडु ने प्रतिरोध में अपनी आवाज़ उठाई है। हमने हमेशा इन मुद्दों को लोगों और विधायिका के सामने रखा है और हमने अपने लोगों के कल्याण के लिए कानून पारित करने में कभी संकोच नहीं किया है। हम इस विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो न केवल तमिलनाडु के लिए बल्कि सभी राज्यों के अधिकारों के लिए और सहकारी संघवाद यानी कि फेडरलिज्म के महत्व को स्पष्ट करता है।
अमेरिकी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय सरकार का कार्य युद्ध और खतरे के समय में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण होता है, जबकि राज्य सरकारों का कार्य शांति और सुरक्षा के समय में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण होता है। आज के समय केंद्र सरकार भी शांति और सुरक्षा के कामों को युद्ध और खतरे के रूप में देखती है और राज्य सरकार की स्वायत्तता पर आक्रमण करती है। इसी कारण से ऐसे समय में जब राज्यों के अधिकारों पर हमला हो रहा है, भारतीय संविधान के प्रावधानों, कानूनों और केंद्र राज्य संबंधों पर संबंधित नीतियों की समीक्षा करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने की तत्काल ज़रूरत है, जिसके लिए ही उन्होंने इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुद्दे को अगर देखा जाए तो प्रत्येक राज्य को यह काम करना चाहिए। जनता के लिए किए जा रहे फैसलों के लिए भी यदि कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र कराह रहा है। इससे हमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और प्रत्येक नागरिक को यह समझना जरूरी है कि हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरह ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ये लोग आपको भक्त बनाते हैं, अंधभक्त बनाते हैं, ताकि आप नागरिक के अधिकारों से दूर रहें और इनका धंधा चलता रहे। चलिए, इस वीडियो में समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।